हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी मीडियम। आज हम बात करेंगे एनडीए एग्ज़ाम के क्रैश कोर्स के फर्स्ट लेक्चर के बारे में। स्टूडेंट, हम अपने इस यूट्यूब चैनल पे एनडीए एग्ज़ाम को टारगेट करके क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपका जीएस पेपर टू के हम लोग जनरल नॉलेज के सेक्शन पे फोकस करेंगे। और आज हमारा फर्स्ट लेक्चर रहेगा स्टूडेंट भारतीय संविधान का सेट 1, जिसमें हम लोग हर सेट में 10-10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट, ये 10 क्वेश्चन लाइनर टाइप के रहेंगे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ये लेक्चर आपके लिए एनडीए एग्ज़ाम के अलावा, अगर आप इंडियन एयरफोर्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं ग्रुप वाई का, या इंडियन नेवी एसएसआर या AA का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये लेक्चर सीरीज़ भी उस एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। सो स्टूडेंट, हम लोग कम से कम हर टॉपिक से, हर सब्जेक्ट से 500 से 600 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, जिससे आपके एग्ज़ाम के लिए ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल साबित हो सके। अगर आपने एनडीए 2021 का फॉर्म अप्लाई किया है, तो ये लेक्चर सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। दूसरी चीज़ स्टूडेंट, हम लोग किसी भी क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे, उसका आंसर ढूंढेंगे, तो उसके पूरे बैकग्राउंड को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सिर्फ उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर नहीं, बल्कि उसके अलावा या उसके साथ हम लोग उसकी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे। सो स्टूडेंट, मेरा नाम है सरफराज और मैं लेकर आया हूँ एनडीए एग्ज़ाम के लिए स्पेशल क्रैश कोर्स, जिसमें आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के फर्स्ट लेक्चर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? बेसिकली रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब क्या है स्टूडेंट? ये जब भारत में अंग्रेज आए थे, और भारत में अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ISC, ईस्ट इंडिया कंपनी IEIC बेसिकली है, ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आकर के व्यापार कर रही थी, तो आपको पता है कि सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, और लगभग 150 साल से अधिक साल बाद वहाँ के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए वर्ष 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाती है। और बेसिकली इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है सन 1774 में। ध्यान रखेंगे, ये रेगुलेटिंग एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, किसी नियम कानून के तहत वर्क करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कानून पास किया। बेसिकली उसी के तहत भारत में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय 1774 ईस्वी में गठित किया गया, स्थापित किया गया। ये बात करें स्टूडेंट, ये सर्वोच्च न्यायालय का नींव है भारत में। जो सुप्रीम कोर्ट आज का आप देख रहे हैं, प्रेजेंट में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, वो बेसिकली इस सुप्रीम कोर्ट का ये नींव है। यहीं से हमारी सुप्रीम कोर्ट की नींव स्टार्ट होती है। सो ये आपके पहले प्रश्न का जवाब रहा कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में हुई। क्लियर है स्टूडेंट? अगले प्रश्न की अगर बात करें, तो अगला प्रश्न है हमारा सेकंड नंबर, उद्देश्य प्रस्ताव। क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में थोड़ी सी बता देना चाहता हूँ। देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव हमारे संविधान का प्रीएम्बल है। बेसिकली प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना। बेसिकली प्रस्तावना स्टूडेंट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कहा जाए तो हमारी पूरी संविधान का एक रूपरेखा है। अगर संविधान का कोई भी प्रोविज़न समझ में नहीं आता है सुप्रीम कोर्ट को, या किसी कानून को बनाते समय, या किसी कानून को अप्लाई करते समय, तो बेसिकली प्रीएम्बल की ही सहारा ली जाती है। तो चलिए प्रश्न को कंप्लीट करते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था 1946 में। अब स्टूडेंट, जब संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है,
13 दिसंबर 1946 को, तो उसी दिन जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में ये उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव बेसिकली यह एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसमें भारत के फ्यूचर की रूपरेखा थी कि भारत कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद कैसा रहेगा या कैसे हमारे देश को कंट्रोल करना है या रेगुलेट करना है या चलाना है। बेसिकली ये प्रीएम्बल बताता है। जैसे अगर थोड़ा सा मैं आपको नॉलेज देना चाहूँ तो प्रीएम्बल मीन्स, जैसे ये देखिए, ये एक मसला आता है, आपने नाम सुना होगा केशवानंद भारती और बेरूबारी वर्सेस यूनियन, ये सेंटर ऑफ इंडियन सेंटर, ठीक है। ये दो केस बेसिकली उद्देश्य प्रस्ताव से रिलेटेड है। बेरूबारी केस ये कहता है कि उद्देश्य प्रस्ताव यानी प्रीएम्बल इज अ नॉट ऑफ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब प्रीएम्बल भारत के संविधान का भाग नहीं है, अतः हम प्रीएम्बल में संशोधन नहीं कर सकते, प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकते। बट कुछ ही साल बाद एक और नया केस भारत में आया, केशवानंद भारती केस, जो ये कहता है कि प्रीएम्बल को हम लोग संशोधन कर सकते हैं क्योंकि यह संविधान का ही भाग है, ठीक है। और प्रीएम्बल में सबसे पहली बार, और केशवानंद भारती जो केस था उसमें ये भी क्लियर किया गया कि जो हमारा प्रीएम्बल यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें संशोधन तो किया जा सकता है, बट उसके बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ करके जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रीएम्बल की जो मूल संरचना है उसमें आप संशोधन नहीं कर सकते हैं, उसको आप बदल नहीं सकते हैं। तो याद रखेंगे, बेरूबारी केस कहता है कि प्रीएम्बल संशोधनीय नहीं है, जबकि हमारा केशवानंद भारती केस कहता है कि प्रीएम्बल में संशोधन किया जा सकता है, बट ध्यान दीजिएगा, लेकिन उसके मूल संरचना को संशोधित नहीं किया सकता। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रीएम्बल को पहली बार संशोधित किया गया और इसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। बेसिकली ये 3 वर्ड 1976 में जोड़े जाते हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और इस 42वें संविधान संशोधन को स्टूडेंट एक फैक्ट से आप याद रखेंगे, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, सूक्ष्म संविधान भी कहा जाता है, या छोटा संविधान आप हिंदी में कह सकते हैं। तो याद रखेंगे, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने। किस सन में? तो 1946 में, संविधान सभा की तीसरी बैठक के दिन 13 जुलाई 1946 को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब बनकर तैयार हुआ? यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पहली बार कब बन के पूरे तरीके से तैयार हो गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। बट स्टूडेंट 26 नवंबर 1949 को हमारा ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार तो हो गया था, बट ये लागू नहीं हुआ था। अब ये लागू क्यों नहीं हुआ था, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। उस दिन हमारे संविधान के 15 आर्टिकल लागू किए गए, अप्लाई किए गए। जैसे कि आपका हो गया नागरिकता से संबंधित, राष्ट्रपति पद से संबंधित, केंद्र और राज्य के संबंध से संबंधित। बेसिकली टोटल 15 आर्टिकल उस दिन 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया। बट फाइनली स्टूडेंट लागू होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान पूरी तरीके से लागू होता है। उसी लिए हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अब सवाल एक ये है कि सर, ये जब बन के 26 नवंबर 1949 को तैयार हो ही गया था, तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों किया गया? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 26 जनवरी 1930 को
कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग किया गया था कांग्रेसियों के द्वारा, कांग्रेस के मेंबर के द्वारा अंग्रेज़ों से 26 जनवरी 1930 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग किया गया था। पहली बार भारत की आज़ादी की मांग खुलकर किया गया था। ओके, तो ये इसीलिए 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, बट बन के तैयार हमारा हुआ था 26 नवंबर 1949 को ही। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, 42वें संविधान संशोधन, अभी हमने बात किया 42वें संविधान संशोधन के तहत ही प्रस्तावना में संशोधन बेसिकली किया गया। संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में किन शब्दों को जोड़ा गया? ये क्वेश्चन वही घूम फिर के आ गया जो मैंने अभी आपको फैक्ट बताया। 3 शब्द को जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ओके, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया। अभी मैंने बताया आपको, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं हम लोग। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा बेसिकली 42वें संविधान संशोधन को करने का जो प्रस्ताव है वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा ये प्रस्ताव लाया गया था। और बेसिकली इसी सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा ही हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लाया गया, यानी मूल कर्तव्य को इसी समिति के निवेदन या प्रतिवेदन से लाया गया। तो ध्यान रखेंगे, पहली बार हमारे प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में संशोधन होता है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 1976 के द्वारा। और इसमें 3 मेजर टर्म्स जोड़े जाते हैं, मेजर वर्ड्स जोड़े जाते हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ओके, अभी मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि प्रस्तावना को संशोधित करने का अधिकार किसने दिया था, किस केस में कहा गया था कि प्रस्तावना भी संविधान का भाग है, अतः इसे हम संशोधन कर सकते हैं। तो वो था आपका केशवानंद भारती मामला। बेरूबारी संघ मामले में, बेरूबारी मामले में ये कहा गया था कि संविधान प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, अतः इसका हम संशोधन नहीं कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। 5वां प्रश्न है स्टूडेंट हमारा, किस अनुच्छेद में उल्लेखित है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? दिस इज द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का पहला अनुच्छेद ये कहता है, फर्स्ट आर्टिकल, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। बेसिकली अनुच्छेद पहला ये बताता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। बेसिकली राज्य और संघ के बारे में भाग करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 1, भाग फर्स्ट, जो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। और ये इसमें आर्टिकल फर्स्ट बात करता है भारत के राज्यों के संघ तथा यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। क्लियर है स्टूडेंट? इसी प्रकार भाग 2 हमारा बात करता है, भाग 2 हमारा बात करता है नागरिकता से संबंधित कि कौन इंडिया का सिटीज़न होगा। भाग 3 हमारा बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या, फंडामेंटल राइट क्या होता है, यानी मूल अधिकार क्या होता है बेसिकली। और अगर बात करें भाग 4 की, तो भाग 4 हमारा बात करता है नीति, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, DPSP। भाग 4 का जो होता है, 4 का ये बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। सो स्टूडेंट, आपको भाग जो 22 पार्ट्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मूल संविधान में, आज भले ही 25 हो गए हैं, बट गिनती में 25 है, नंबरिंग में 22 ही है। क्लियर है? तो ये इस प्रश्न का जवाब होगा भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, आर्टिकल 1 बात करता है। स्टूडेंट, एक एक क्वेश्चन को हम लोग एक्सप्लेन करके ऐसे ही समझते चलेंगे, और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली ये क्लास है NDA एग्ज़ाम के लिए, बट अगर आप इंडियन एयरफोर्स का भी फॉर्म भर रखे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंडियन नेवी जिसमें SSR या AA या MR का भी फॉर्म आया है, उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या स्टूडेंट कोस्ट गार्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं
तो ये लेक्चर उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, या अदर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा, सिक्किम भारत का एक संबद्ध राज्य बनाया गया था। कब बनाया गया था? सिक्किम, सबसे पहले मैं बात कर दूं आपको, सिक्किम भारत का राज्य नहीं था, यह एक स्वतंत्र देश था जिसमें एक राजा का शासन था, राजाओं का शासन था। आर्टिकल 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को सहराज्य बनाया गया, सहराज्य का दर्जा दिया गया, भारत में मिलाया गया। बेसिकली वहाँ पे जनमत संग्रह हुआ, लोगों ने ये स्वीकार किया, लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। तो भारत 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को सहराज्य बनाता है, सहराज्य का दर्जा देता है, और उसी के ठीक उसी साल 36वें संविधान संशोधन करता है और सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है। तो स्टूडेंट याद रखेंगे ये क्वेश्चन, 35वें संविधान संशोधन के द्वारा संबद्ध राज्य बनाया गया सिक्किम को भारत का, बट ठीक अगले अमेंडमेंट के द्वारा, यानी 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट था, छोटा क्वेश्चन था, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में नागरिकता के किस स्वरूप को अपनाया गया है? आपको क्या लगता है कि आपकी नागरिकता दोहरी है? तो नहीं, आप गलत हैं। भारत की नागरिकता एकल नागरिकता है, यानी आप सिटीज़न ऑफ इंडिया हैं, इंडियन सिटीज़न कहलाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप यूपी के हैं तो यूपी के नागरिक हैं, बिहार के हैं, महाराष्ट्र के हैं तो उसके भी नागरिक है, ऐसा नहीं है स्टूडेंट। आप भारत के नागरिक हैं, सिटीज़न ऑफ इंडिया, इंडियन सिटीज़न। बट बात करें अमेरिका अगर कॉन्स्टिट्यूशन की, तो अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन में दोहरी नागरिकता का दर्जा दिया गया है। अमेरिका में एक अमेरिकन नागरिक कहलाता है, पहला, नंबर 1। नंबर 2 की अगर बात करें तो वो जिस स्टेट में रहता है उस स्टेट का भी सिटीज़न होता है। बट ये हमारे इंडिया में नहीं है। हमारे इंडिया में आप भारत के नागरिक हैं, सबसे पहले आपका देश है। तो ध्यान रखेंगे, भारत की एकल नागरिकता होती है। ये नागरिकता का जो प्रस्ताव है ना, वो बेसिकली ब्रिटेन से लाया गया है, ब्रिटेन से लाया गया, यानी इंग्लैंड से लाया गया है, क्योंकि इंग्लैंड में भी एकल नागरिकता का नियम होता है, जबकि अमेरिका में आपका दोहरी नागरिकता है। भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है। अगर आप किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर रहे हैं तो आपकी भारत की नागरिकता रद्द हो जाएगी। अगर नागरिकता की बात करें तो ये संविधान के भाग 2 में दिया है, और आर्टिकल 5 to 11, 5 से लेकर 11 अनुच्छेद तक भारत में नागरिकता की बात करता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप याद रखेंगे भारत की नागरिकता कैसी है, तो एकल नागरिकता है। नागरिकता किस भाग में है, तो सेकंड भाग में है। किस किस अनुच्छेद में है, तो 5 से लेकर 11 तक के अनुच्छेद नागरिकता के बारे में एक्सप्लेन करता है। और स्टूडेंट अगर बात करें आर्टिकल 11 के बारे में स्पेशली, तो आर्टिकल 11 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने संसद को ये पावर दिया है कि वह नागरिकता से संबंधित कानून बना सकता है। वह जिस व्यक्ति को चाहे जैसा कानून बनाए वो अप्लाई हो सकता है, चाहे आप इससे पहले इंडियन सिटीज़न हैं या नहीं है। क्लियर है? तो आर्टिकल 11 पावर देता है पार्लियामेंट को नागरिकता से संबंधित नियम को बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं, 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये एक आपका फंडामेंटल राइट है। आपको पता है फंडामेंटल राइट हमारा भाग 3 में है, संविधान के भाग 3 में इसका जिक्र है। और यह फंडामेंटल राइट हमारा आर्टिकल 12 से लेकर और आर्टिकल 35 के बीच में है। बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के मूल संविधान में 7 फंडामेंटल ड्यूटीज़ था, 7 फंडामेंटल राइट था, यानी अधिकार था। बट आज के टाइम में
6 मूल अधिकार हैं। 7वां मूल अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था, बेसिकली उसको हटा दिया गया है और उसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 21 में है। राइट टू लाइफ जिसको बोलते हैं, जीवन जीने का अधिकार आपको है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। अनुच्छेद 21 में आपको जीवन जीने का अधिकार है। भाग 3 में मूल अधिकार के बारे में बात करता है, 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद में है। ये मूल अधिकार स्टूडेंट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया है। मूल अधिकार अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हूबहू लाया गया है। अगर बात करें आर्टिकल 21 के एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के बारे में, तो ये क्वेश्चन आपको मैरिज सर्टिफिकेट देगा स्टूडेंट। अगर आप अनमैरिड है तो घबराइए नहीं, यह आपका फंडामेंटल राइट है कि आप आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग आपको मैरिड होने का भी अधिकार है, बेसिकली मैरिज करने का भी अधिकार है। ओके, यूपीएससी के किसी एग्ज़ाम में पूछा गया था, एनडीए या सीडीएस के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि मनुष्य को विवाह करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो ये है आर्टिकल 21। तो ये बड़े फ़ायदे का अनुच्छेद है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट, किस समिति की अनुशंसा के आधार पर अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्य को शामिल किया गया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट। देखिए, भारत के मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं था। देखिए यहाँ कहा जा रहा है शामिल किया गया, तो मूल संविधान में तो मूल कर्तव्य नहीं था, बट 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा मूल कर्तव्य को हमारे संविधान के भाग 4 क में जोड़ा गया और आर्टिकल 51A या क, आर्टिकल 51 में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। मैंने अभी बताया आपको 42वें संविधान संशोधन को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और ये किस समिति के सिफारिश पे? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे। बेसिकली ये समिति मूल रूप से 8 ही कर्तव्य सिफारिश किया था, बट संसद के द्वारा 8 से बढ़ा करके जब 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, तब इनकी संख्या थी 10। ध्यान रखेंगे, सबसे पहले नंबर 1 क्वेश्चन याद रखेंगे कि भारत के मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं था, जबकि 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। लेकिन स्टूडेंट एक और मूल कर्तव्य जोड़ा जाता है सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा जाता है। ठीक है, तो आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में टोटल मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11 है। और मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है? मूल अधिकार की संख्या कितनी है? तो 6 है। याद रखेंगे, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और मूल अधिकार का मूल कर्तव्य में टिक करके चले जाते हैं और बाद में पता चलता है कि हमने तो मिस्टेक कर दी। तो इसको ध्यान रखेंगे आप। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि जो मूल कर्तव्य है, ये जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, अगर आप इसकी पालन नहीं कर रहे हैं तो किसी भी व्यक्ति या संस्था के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ नहीं लेकर जाया जा सकता है कि फला आदमी फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पालन नहीं कर रहा है तो इसे सज़ा दिया जाए। लेकिन स्टूडेंट, अगर आपको फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आपके इस सवाल का जवाब दे सकता है या आपकी सहायता कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट बेसिकली हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का संरक्षक होता है। ध्यान रखेंगे, संरक्षक, देखभाल करने वाला। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, सेट 1 का। भारतीय मूल संविधान में शामिल था
मतलब जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ बेसिकली, तब हमारे उस संविधान में टोटल आर्टिकल कितने थे, यानी अनुच्छेद कितने थे, टोटल भाग कितने थे और टोटल अनुसूची कितनी थी बेसिकली। तो स्टूडेंट टोटल अनुच्छेद की संख्या था 395 और टोटल भाग हमारा था 22 यानी 22 और अनुसूची यानी शेड्यूल जो थे वो थे 8। बट ये आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में 12 अनुसूचियाँ हो गई है। भाग संख्या में तो 25 हो गया है, बट नंबरिंग के रूप में 22 ही है। अनुच्छेद भी संख्या में तो 450 प्लस है, 470 है लगभग, 450 प्लस हम लोग मानते हैं, बट नंबरिंग में है खाली 450। ठीक है, संख्या में है, नंबरिंग में हम देखा जाए तो 395 ही है स्टूडेंट। तो ये आपका मूल संविधान का गाथा है। आपको पता है कि संविधान का जनक हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी हैं। ठीक है, ये फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के जनक, आधुनिक भारत के मनु इन्हें कहा जाता है। सो स्टूडेंट, ये रहा हमारा इंडियन पॉलिटी का, भारतीय संविधान का सेट 1। इसी फॉर्मेट में हम लोग लाते रहेंगे इंडियन पॉलिटी का लगभग 500 क्वेश्चन का सेट, जिसमें हम लोग 10-10 क्वेश्चन हर सेट में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, हम 10 क्वेश्चन लेने का टारगेट इसीलिए मैंने किया है कि 10 क्वेश्चन जब रहेगा तो हम लोग उसके हर एक क्वेश्चन को डिटेल में बात कर सकेंगे, ताकि आपको उसका पूरा बैकग्राउंड तैयार हो जाए। उस क्वेश्चन के आंसर के अलावा आपको बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर हो जाए। सो स्टूडेंट, ये एनडीए एग्ज़ाम के लिए स्पेशल क्लास में क्रैश कोर्स लेकर आ रहा हूँ। अगर आपने फॉर्म भरा है तो ये लेक्चर आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं फॉर्म भरने के लिए अगले साल या प्रिपरेशन कर रहे हैं अगले साल के लिए, सो स्टूडेंट ये लेक्चर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। या इसके अलावा अगर आप इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, यूपी SSSC, UPSI या SSC CGL या SSC CHL, इनमें से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए भी उतने ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट, लगे रहिए आप। तब फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।